ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर कर रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाए इसका। जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इसी तरह से सेंट्रल सिविल सर्विस जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस का रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है और ऑल इंडिया लेवल पे होती है। यानी कि किसी भी स्टेट में आईएएस आईपीएस को अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी स्टेट के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट रिक्रूटमेंट करके देती है और काम कहाँ करते हैं, स्टेट में। इसी तरह से ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम हो, अभी डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्जाम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होते हैं, उनका एग्जाम जो होता है स्टेट गवर्नमेंट कराती है। स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो ये कमीशन एग्जाम कराता है, हर एक स्टेट का अलग अलग। लेकिन ये एग्जाम अलग अलग ना होते हुए एक यूनिफॉर्मिटी हो, ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम कराए, यूपीएससी जैसी बॉडी, यूपीएससी कमीशन है जैसे, ये कराए और सारे स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट करके कौन दे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे। ये आइडिया प्रपोजल रखा है अभी, इससे पहले और भी कई बार रखा जा चुका है, ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, इसके लिए रिफॉर्म लाने की बात की है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, कि जजेस का रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट करे सारे स्टेट के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं सभी स्टेट के लिए, इनके लिए एक एग्जाम हो पूरे सेंट्रल लेवल पे। जैसे यूपीएससी कमीशन है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस करे और जो भी कैडर असाइन करना है ये यूपीएससी करे, कि कैडर का मतलब है कौन से स्टेट के लिए देना है, यहाँ पे काम करेंगे आप, कौन से स्टेट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये जजेस का सारा ये रिक्रूटमेंट करे यूपीएससी। जो भी लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो उनका रिक्रूटमेंट करे, यानी कि सेंट्रल करे रिक्रूटमेंट और दे दे किसको, स्टेट को, स्टेट के लिए काम करें। प्रीवियस प्रपोजल भी रखे थे इसके लिए, ऐसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रखा है। तो इससे पहले भी कई कमीशन है जिन्होंने रिपोर्ट दी थी ऐसी सर्विस बनाने के लिए। 1958 की बात करें तो लॉ कमीशन बैठा था, उसने अपनी 14th रिपोर्ट में बोला था, पहली बार इसने प्रपोजल रखा था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, कि स्टेट गवर्नमेंट ना इन्हें रिक्रूटमेंट करते हुए सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट हो और फिर उनके स्टेट को अलोकेट करें वो। तो ये 1951 में जो लॉ कमीशन बैठा था, ये लॉ कमीशन क्या है, देखो लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक रिजोल्यूशन पास करके बना दिया जाता है लॉ कमीशन। ना तो इसका लॉ कमीशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ना ही इसके लिए कोई एक्ट बना है, तो नॉन स्टैट्यूटरी भी है, नॉन स्टैट्यूटरी भी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। असंवैधानिक और असांविधिक संस्था है, ये याद रखना, बस एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करके बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है लॉ कमीशन। नेक्स्ट देखो, इसने कहा कि यूपीएससी जैसी संस्था कराए, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी, ये एग्जाम कराए और सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो और जज को ट्रेनिंग दे और फिर इन्हें अपॉइंट कर दिया जाए स्टेट के लिए, ये प्रपोजल रखा था। इसके बाद दोबारा लॉ कमीशन ने देखो 1978 में 20 साल बाद फिर दोबारा ये प्रपोजल रखा कि देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा जो केसेज हैं, आपको पता है कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं, डिले होता रहता है। तो इनको देखते हुए कहा था कि एक सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म एक सिस्टम हो, जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो और फिर इनका एग्जाम करके अपॉइंट करें जजेस को स्टेट में अलग अलग। नेक्स्ट 2006 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज लॉ एंड जस्टिस, इन इट्स 15th रिपोर्ट में भी बोला था। एक तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, और लॉ एंड जस्टिस पे ये कमेटी जो बैठी थी, इसकी 15th रिपोर्ट थी ये। तो इसकी 15th रिपोर्ट में बोला था कि पैन इंडियन जुडिशियल सर्विस के लिए एक बिल रखा जाए। बिल का मतलब पार्लियामेंट पास करेगी उसे और पार्लियामेंट बनाएगी और जुडिशियल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना देगी। तो इसके लिए प्रपोजल रखा था ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। ये देखो, जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में मेंस में पूछा जाए तो ये आपको लिखने हैं। लॉ कमीशन ने 1958 में रिपोर्ट दी थी ये, फिर 1978 में, और फिर ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी 2006 में। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। 1992 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो डायरेक्शन दी थी। लेकिन बाद में, एक साल बाद ही 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, एक जजमेंट में रिव्यू किया इसका ही, अपने 1992 के केस का रिव्यू किया और बोला कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिबर्टी है, आज़ादी है, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, उसकी लिबर्टी पे छोड़ दिया। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने
डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट किया, उसके इशू का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसके इशू का एक तरह से श्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। श्यूमोटो का मतलब है जब अपने आप सुप्रीम कोर्ट कोई केस को सुने, कोई पिटीशन फाइल ना करी किसी ने भी, लेकिन अपना आप उस केस को सुने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला कि एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक सिस्टम बनाओ, सेंट्रलाइज हो जो सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म, और उसके तहत अपॉइंट करो। उसके बाद देखो एक सीनियर एडवोकेट थे अरविंद दातर, कोर्ट ने इनको एज ए अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। अमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि देखो ये फुल जजेस नहीं है, जैसे जज अपॉइंट किया जाता है एक प्रोसेस से, कॉलेजियम सिस्टम होता है अभी तो फिलहाल, तो ये बस मान लो जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हैं उस केस में कोर्ट में ये जजेज जो एडवोकेट है या कोई जज रिटायर है उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एमएस क्यूरी, यानी कि वो सहायता करते हैं कोर्ट की जल्दी से केस को निपटारा करने के लिए। तो ये अरविंद दातर अमिकस क्यूरी अपॉइंट किए कोर्ट ने। इसने भी रिकमेंड किया कि भाई साहब एक कॉमन एग्जाम कराओ इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टेट एग्जाम। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, कि जो स्टेट में एग्जाम होते हैं उनके बजाय, अलग अलग जो स्टेट की गवर्नमेंट कराती है उनके बजाय एक कॉमन एग्जाम हो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, वो कराया जाए। फिर देखो इसकी मेरिट लिस्ट पे हाई कोर्ट इंटरव्यू कंडक्ट करे और फिर जजेस को अपॉइंट करे। जैसे अभी भी क्या होता है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है, फिर उनका जो इंटरव्यू हाई कोर्ट ही लेता है, फिर अपॉइंट किए जाते हैं, और जैसे जो स्टेट का हाई कोर्ट है वो। तो इसमें भी यही बात बोली थी अरविंद दातर ने कि एक एग्जाम कॉमन एग्जाम हो सेंट्रल लेवल पे, और हाई कोर्ट इंटरव्यू ले, और हाई कोर्ट इंटरव्यू लेके फिर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए। इसकी वजह से ये भी नहीं होगा जो अभी सिस्टम चल रहा है वो भी, इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, और जो स्टेट की पावर है हाई कोर्ट की पावर है वो भी नहीं ली जाएगी, यानी कि जो अभी हाई कोर्ट इंटरव्यू लेता है तब भी लेगा, लेकिन एग्जाम एक सेंट्रलाइज हो, अलग अलग स्टेट में ना हो, ये बोला था अरविंद दातर ने। तो बेनिफिट क्या होंगे ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के? एक तो एफिशिएंट जुडिशरी होगी। देखो जो स्ट्रक्चरल इशू हैं, अभी ऐसी परेशानी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा, उनका निपटारा करेगा अगर ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी। क्योंकि देखो हर एक स्टेट में अलग अलग पे है, अलग अलग रिम्यूनरेशन है, अलग अलग स्टेट में अलग जो सैलरी मिलती है जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को अलग अलग उन्हें मान लो पेंशन या ये सिस्टम है, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। इसकी वजह से जो वैकेंसी पड़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी खाली पड़ी रहती है, वो जल्दी से भर जाएंगी वैकेंसी फास्टर तरीके से, और उनकी ट्रेनिंग में भी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होगी, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे एक ट्रेनिंग इक्वल यूनिफॉर्मिटी होगी एक तरह से ट्रेनिंग में। नेक्स्ट होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता था, अब तो ये डिसकंटिन्यू कर दिए वर्ल्ड बैंक ने, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी देखो अगर हमारे इंडिया में जल्दी से केसों का निपटारा हो जाएगा, जितने केसेस आते हैं कोर्ट में किसी में भी, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, यानी कि जो विवाद हैं झगड़े हैं उनका जल्दी से निपटारा होगा। तो जो बाहर से कंपनी आती है ना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो ज़्यादा आएंगी, वो कहेंगी भाई साहब जल्दी से केस का निपटारा हो जाता है, चलो वहाँ पे जल्दी से मतलब केस सुलझ जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी खोलेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, झगड़ा गवर्नमेंट से या किसी दूसरी कंपनी से, तो वहाँ कोर्ट में हम हल करवा लेंगे। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि कंपनियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी इंडिया की तरफ। नेक्स्ट है एड्रेसिंग जजेस टू पॉपुलेशन रेशो। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1997 की। उस टाइम पे देखो ये कहा था कि इंडिया में 50 जज होने चाहिए पर मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख लोगों के लिए कम से कम 50 जजेज होने चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जज कितने थे, 10.5, 10.5 जज, यानी कि 20 लाख पे 21 जज, इतने थे, यानी कि बहुत ही कम थे। 20 लाख पे होने चाहिए 100 जज, 10 लाख पे 50, यानी कि 20 लाख पे 100 जज, और 20 लाख पे थे कितने हमारे इंडिया में, सिर्फ 21 जज। 20 लाख पॉपुलेशन पे 21 जज थे उनके केस देखने के लिए। तो अभी क्या है, जो स्ट्रेंथ है ये 20 जज क्रॉस कर गई है 10 लाख जजेस पे, लेकिन अभी भी बहुत ही कम है अगर हम यूएस यूके से कंपेयर करें। अमेरिका में 107 जज हैं 10 लाख पॉपुलेशन के लिए, और यूनाइटेड किंगडम में 50 से ज़्यादा हैं, 51 जज हैं पर मिलियन पीपल पे, यानी कि 10 लाख लोगों पे 51 जजेज हैं केस सुनने के लिए, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है इंडिया से फिर भी। नेक्स्ट है इससे क्या फ़ायदा होगा, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। जो मार्जिनलाइज का मतलब है पुअर पीपल हैं, जो एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ये आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डिप्राइव्ड का मतलब जो वंचित तबके के लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में नहीं है, तो उनका
रिप्रेजेंटेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो मान लो कोई करप्शन होता है अपॉइंटमेंट में, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट लेवल पे जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, इसमें नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं, तो ये सब कुछ कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पुल। इससे क्या है, जो टैलेंटेड पीपल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और अपॉइंटमेंट होगा उनका। बॉटम अप अप्रोच होगी ये। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है, देखो इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब जज ये चुने जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जजेस की स्टार्टेड होती है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जब बॉटम लेवल पे करप्शन मिट जाएगा इसकी वजह से, या नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलेगा, तो एक तरह से ये बॉटम अप अप्रोच हो गई। अब नेक्स्ट, इसके इतने सारे फायदे होंगे लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ एक्सपर्ट इसकी बुराई भी करते हैं। क्या है इसकी बुराई, क्रिटिसिज्म? इनक्रोचिंग स्टेट पावर। इनक्रोचिंग का मतलब है कि स्टेट की जो पावर है उसका एक तरह से उल्लंघन करना, उसके पावर को छीनना। अभी देखो हमारा फेडरलिज्म सिस्टम है, सेंट्रल की पावर अलग है, स्टेट की अलग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी पावर देता है कि स्टेट इनका अपॉइंटमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज का उनकी एग्जाम कराएगा। लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, इनकी पावर को इंक्रोचमेंट कर लिया जाएगा एक तरह से। जो स्टेट को गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसकी पावर में इंटरफेयर कर लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि जो यूनिक इश्यूज है उनको ये एड्रेस नहीं करेगा, उनको नहीं सुलझाएगा। जैसे यूनिक है, जैसे लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशन का इशू। देखो अभी स्टेट में जो एग्जाम होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में करा ली जाते हैं। जैसे मान लो तमिलनाडु में होगा तो तमिल लैंग्वेज में, आंध्रा में होगा, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु लैंग्वेज में एग्जाम होगा उनका डिस्ट्रिक्ट का, तो करा सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे होगा तो भाई साहब एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी या ऐसे कुछ सिस्टम होगा। तो ये इशू भी क्रिएट हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज का जो है रिप्रेजेंटेशन वो कम हो जाए। नेक्स्ट है नॉट गुड फॉर लोकल रिजर्वेशन। देखो लोकली लेवल पे कास्ट के बेस्ड पे या रूरल कैंडिडेट्स जो उनकी कंडीशन खराब है उनके बेस पे, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं जो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनको जो भी रिजर्वेशन दी जाती है तो सेंट्रल लिस्ट में देखो ये डाइल्यूट हो सकती है। अभी स्टेट अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन देता है तो वो खत्म होने के चांसेस है, उस पर अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कि सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है। देखो अभी हाई कोर्ट की पावर है अपॉइंटमेंट करने की उन्हें, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जब अपॉइंट करता है तो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट इंटरव्यू लेता है अभी, तो इसकी पावर भी डाइल्यूट हो सकती है। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी गई है, इसको भी अफेक्ट करेगा। दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल इशू है उनको एड्रेस नहीं करेगा लोअर जुडिशरी में। जैसे मान लो डिफरेंट पे दी जाती है, रिम्यूनरेशन दी जाती है, ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1993 के जजमेंट में ही बोल दिया था। जजमेंट का यानी कि केस का नाम था ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस, तो इसमें ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो स्टेट में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए हर एक स्टेट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो पे है और यानी कि उनकी सैलरी है या कोई और उन्हें पेंशन वगैरह रिम्यूनरेशन मिलती है वो इक्वल होनी चाहिए हर एक स्टेट में। ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बोल चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये भी आर्ग्यू किया है, देखो पे को इंक्रीजिंग करने से, यानी कि उनकी सैलरी अगर इंक्रीज कर दी जाए डिस्ट्रिक्ट जज की, और अगर हाई कोर्ट में लोअर जुडिशरी से जज अपॉइंटमेंट किए जाए, तो ये सेंट्रल एग्जाम जो करने की बात कर रहे हैं कि एक एग्जाम हो, उसकी बजाय ये स्टेप ले जाएं कि उनकी सैलरी इनकम बढ़ा दी जाए, या उनके जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं लोअर जुडिशरी हैं उनमें से उठा के हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाए। तो ये इशू अगर सॉल्व कर दिए जाएँ तो ये सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट कराने से ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, ये कुछ एक्सपर्ट का कहना है। अभी फिलहाल जो अपॉइंटमेंट का मेथड है वो कैसा है, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं 233 और 234, इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है। इसमें देखो एग्जाम कराते हैं स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं डिफरेंट स्टेट के, और स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं हर एक स्टेट में, वो क्या है इनके द्वारा ये फुलफिलमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है। हाई कोर्ट का जजेस का एक पैनल बैठता है, वो इंटरव्यू लेता है एग्जाम के बाद और वो सिलेक्ट करता है अपॉइंटमेंट। सारे जो जज होते हैं लोअर जुडिशरी के, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जाम के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। इनको कॉमनली नाम से पुकारते हैं, जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है हर एक स्टेट का अलग अलग, उसके द्वारा इनका रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, या हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरा हाई कोर्ट में, ये सब देखो आर्टिकल 124, 217 और आर्टिकल 222 के द्वारा होते हैं। ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है इनका अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करके? कॉलेजियम सिस्टम होता है, चीफ जस्टिस होते हैं और जज होते हैं 4 जज, ये कॉलेजियम, इनको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, इनको चीफ जस्टिस और 4 अदर जज को मिला के।
तो ये जो देते हैं, ये सारा मतलब जो भी अपनी एडवाइस देते हैं उसकी एडवाइस पे अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, वो देख सकते हो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट है अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि हमें क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर मान लो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी है। इसके लिए देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1976 में, उसमें आर्टिकल जो हमारा 312 है उसमें एक क्लाउज जोड़ा गया था, क्लाउज 1। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना सकती है जो यूनियन और स्टेट के लिए कॉमन हो, यानी कि सारे स्टेट के लिए एक सर्विस क्रिएट कर सकती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये आर्टिकल 312 क्लाउज 1 में 1976 में ही अमेंडमेंट कर दिया था, पार्लियामेंट को पावर देती थी। क्या पार्लियामेंट को पावर दे दी, पार्लियामेंट लॉ लाएगा, कानून बनाएगा और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट कर देगा। आर्टिकल 312 ये बोलता है कि राज्यसभा देखो अगर 2/3 मेजोरिटी हो, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, यानी कि राज्यसभा में मान लो जितने भी मेंबर हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है राज्यसभा में और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3, मान लो कितने मेंबर हैं राज्यसभा में, 245 मेंबर हैं, उनमें से मान लो 200 मेंबर प्रेजेंट है या 201 मेंबर प्रेजेंट है, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 और 2 बजे 3 × 7 21 और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 14, 2 × 12 और 13, 134 मेंबर, मतलब 200 मेंबर प्रेजेंट थे और ये 200 मेंबर 201 मेंबर वोटिंग भी कर रहे हैं, तो इनके 2/3 हो गए 134। इससे ज़्यादा मेंबर अगर वोटिंग कर दें और रिजोल्यूशन पास कराए, एक कागज़ है भाई साहब उस पर लिखा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करने का रिजोल्यूशन, तो ये अगर राज्यसभा इसे पास कर दे तो फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना के ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना देगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी है, यानी कि संविधान में कोई संशोधन नहीं करना पड़ेगा, बस राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे फिर पार्लियामेंट बना देगी लॉ। ये प्रोसीजर है अभी, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। वे फॉरवर्ड में यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो अभी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में केस, इनसरमाउंटेबल नंबर, इनसरमाउंटेबल का मतलब बहुत अत्यधिक केस, बहुत ही ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत ही सारे कोर्ट्स में, इसलिए ये आया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करने का ये मतलब एक तरह से थॉट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के माइंड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इसलिए। लेकिन इससे पहले देखो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए, सारे स्टेट से कंसल्ट करना चाहिए, फिर स्टेप लेना चाहिए, डिसिसिव स्टेप, फिर डिसीजन ले स्टेट से कंसल्ट करके। तो यही है बस इस लेक्चर में।